अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, बीजापुर नक्सली एनकाउंटर में शहीद जवानों को जगदलपुर में दी श्रद्धांजलि, सीएम भूपेश बघेल ने किया नमन। बंगाल चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी, ममता का बीजेपी पर वार, कहा मैं रॉयल बंगाल टाइगर लड़ूंगी अंतिम सांस तक। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, भ्रष्टाचार के मामले की जांच पर रोक, 24 एकड़ सरकारी जमीन का है मामला। और अभिनेता अक्षय कुमार के बाद विकी कौशल भूमि पेडनेकर कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए दी जानकारी। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल 2021 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों, स्टूडेंट्स और अभिभावकों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल मोड में शाम 7 बजे किया जाएगा। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमारे बहादुर एग्जाम वॉरियर्स अभिभावकों और शिक्षकों के साथ विभिन्न विषयों पर कई मजेदार सवाल और यादगार चर्चा 7 अप्रैल की शाम 7 बजे देखिए परीक्षा पे चर्चा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने ट्वीट के साथ ही परीक्षा पे चर्चा के संबंध में एक वीडियो भी जारी किया है। जानकारी के मुताबिक परीक्षा पे चर्चा 2021 के लिए 12 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें 9 लाख से ज्यादा छात्र, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक और 1 लाख से ज्यादा अभिभावकों की संख्या थी। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों का चयन किया गया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हालांकि सीबीआई तुरंत इस मामले में केस दर्ज नहीं करेगी। याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर हुई है, पुलिस से जांच से अपील की गई थी। कोर्ट साथ ही बता दें, अनिल देशमुख पर यह आरोप लगाए गए थे, वहीं राज्य के गृह मंत्री हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते, इसीलिए सीबीआई को इस मामले की जांच करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों के इस कायराना हरकत के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट मोड में आ चुका है और नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ राज्य के सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल में घायल जवानों से मुलाकात करने पहुंचे। जगदलपुर में ही नक्सल पर एक बड़ी बैठक भी गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इसके पहले दिल्ली में अमित शाह ने बड़ी बैठक की थी, जिसमें खुफिया एजेंसियों के साथ अर्धसैनिक बलों के अफसर शामिल रहे। गृह मंत्री इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद वे बासागुड़ा स्थित सीआरपीएफ कैंप में जाएंगे और जवानों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों ने 700 जवानों को घेरकर हमला किया। इस मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में 31 जवान जख्मी भी हुए, जिनका इलाज किया जा रहा है। इसमें कोबरा बटालियन, डीआरजी, एसटीएफ और एक बस्तरिया बटालियन के जवान शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर हुए बड़े नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों से मुठभेड़ में अयोध्या के राजकुमार यादव और चंदौली के धर्मदेव कुमार शहीद हो गए। दोनों सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में तैनात थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों की शहादत को नमन करते हुए शहीद के परिजनों को
50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और जिले में एक सड़क उनके नाम करने की घोषणा की। धर्मदेव कुमार जी जो कि ठेका गांव के निवासी हैं, तहसील चकिया, उन्होंने अदम्य वीरता और साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों से मुठभेड़ की है, उसमें वो शहीद हुए हैं। उनकी इस शहीद हुए हैं और इस पूरे जनपद में इस घटना से, दुखद घटना से शोक की लहर है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी भावभीनी श्रद्धांजलि शहीद को अर्पित की गई है। उनकी वीरता और दम साहस को याद किया जा रहा है। और किस तरह की सहायता की घोषणा हुई है प्रदेश सरकार द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री द्वारा परिवार को हर संभव आर्थिक की घोषणा की गई है। 50 लाख रुपए की परिवार को सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और सड़क, जनपद की एक प्रमुख सड़क का नाम शहीद धर्मदेव कुमार जी के नाम पर की जाने की घोषणा की गई है। दुख की इस घड़ी में सभी जनपदवासी, प्रदेशवासी परिवार के साथ हैं और उनको हर वहीं जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज श्रीनगर में लगाई जा रही है। सीआरपीएफ के जवानों ने बताया कि उन्होंने पहली डोज 22 फरवरी को लगवाई थी और आज दूसरा डोज लिया। मैंने जब पहली डोज ली थी तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और इस वैक्सीन को सभी को लगवाना चाहिए। मेरा नाम सपन दास है, मैं सीआरपीएफ से हूँ। मैं फर्स्ट डोज ले लिया सर, तो आज हम सेकेंड डोज भी ले लिया। तो ये वैक्सीन लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमारा बॉडी का अंदर इम्यूनिटी पावर एक्टिव होना चाहिए। तो हम इसको ले रहे हैं, सबको भी लेना चाहिए ये वैक्सीन। कोरोना का पहला वैक्सीन जो 12 फरवरी को लगा था मुझे 2021 में, और उससे भी कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। और आज मेरा दूसरा सेकंड डोज लगा है, उससे भी कोई परेशानी नहीं हो रही मुझे। और ये सभी को लगवाना चाहिए इससे, ताकि शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उससे बचा जा सके। और तो कितना ज़रूरी है आपकी ड्यूटी के लिए? हमारी ड्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सभी टच में रहते हैं ड्यूटी में जब करते हैं, तो अगर किसी एक को इन्फेक्शन होता है तो सभी को होने का चांस होता है। इसलिए हमारे सभी जो पर्सन हैं सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फर्स्ट डोज 22 फरवरी 2021 को लगवाया था, आज मेरा सेकंड डोज लगा है। और इससे मतलब ये इन्फेक्शन का ख़तरा बिल्कुल नहीं रहता है। और जब मैंने फर्स्ट डोज लगवाया था तो मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, ना फीवर आया, ना घबराहट हुई। और इससे ये सभी को लगवाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि मतलब सभी में खतरा, ये कोविड का खतरा नहीं रहे और इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाए। तो इससे बहुत अच्छा है सेफ्टी के लिए, और इसको लगवाना चाहिए, इससे कोई परेशानी नहीं होती है किसी को भी। तो तब से कितना सेफ लगा आपको अपने? बहुत ज़्यादा सेफ लगा है मुझे, और इससे मतलब संतुष्टि भी मिली है, और कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अच्छा है, सुरक्षित है ये। तो सबको लगना चाहिए? बिल्कुल सबको लगना चाहिए, सभी को लगवाना चाहिए, इससे कोई परेशानी नहीं होती है और अच्छा ही है, बढ़िया। सर यहाँ पे पेशेंट्स के साथ रहते हैं बिकॉज सिंस दे वर द फर्स्ट टू बी गिवन द प्रायोरिटी, सो आई स्टार्टेड माई सेल्फ द वैक्सीनेशन ऑफ SCWs एंड SCW सर 200 हमने जो है विद इन 1 वीक हमने करे थे, बिकॉज इनिशियली पीपल वर नॉट मोटिवेटेड, देन वी हैड टू मोटिवेट देम, बट दे केम एंड वी सक्सीडेड इन दैट एंड देयर वाज नो एडवर्स रिएक्शन, नो अनटुवर्ड इंसिडेंट एंड that all phase was completed in 7 days, 200 sir. And उसमें सर सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे वार्ड बॉय, हमारे नर्सिंग असिस्टेंट्स सभी कवर अप हो गए फॉर ऑल सर JNK वैली बेस्ड यूनिट्स। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के हमले में शहीद होने वाले जवानों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लड़ाई जारी रहेगी। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राजेश राठौड़ ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वहीं पुलवामा हुआ था, चुनाव आने वाला था, तो काला शॉल ओढ़ के उनके ताबूत पे आंसू बहा रहे थे। तो प्रधानमंत्री नकली आंसू छोड़िए, आपके सेना पे हमला करने वाला कौन है? अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे किया था आपने उसे पाकिस्तानी मान लिया,
और वोट के लिए दो दो करने के लिए तैयार हुए। भारत में छत्तीसगढ़ में इससे पहले भी पिछले कोरोना काल में भी हमारे जवान शहीद हुए। आपने क्या किया? लंबी रणनीति क्यों नहीं बनाते हैं? दूरदर्शी आप क्यों नहीं हैं? तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री फेल है, इनका इंटेलिजेंस फेल है और शहीद हुए तमाम अपने सेना के जवानों के प्रति। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मनोज झा ने बंगाल चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। गुजर रही होगी इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हमारा मानना है कि ईश्वर एक तो सब उनको शक्ति दे इस लॉस को सहने के लिए, जिसकी भरपाई संभव नहीं है, और जो इंजर्ड हमारे जवान हैं वो जल्द से जल्द रिकवर हों, ये महत्वपूर्ण है। इस घटना से, इस तरह की दुर्घटना के बाद एक चीज, एक तो है कि हमारा रिजॉल्व मजबूत होना चाहिए इसको जड़ से खत्म करने का, और वो दो लेवल पर है। एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो कर रहे हैं बखूबी, दूसरा है कि विकास की इतनी रफ्तार दीजिए कि उनका पूरा आधार ही सिकुड़ जाए, खत्म हो जाए। ये हमारा दो लेवल पर सिनर्जेटिक अप्रोच होना चाहिए। बंगाल का चुनाव एक टेस्ट केस है हमारे लोकतंत्र के बीमार हो जाने का। जिस लोकतंत्र में भगवान श्री राम बनाम दुर्गा माँ, जिस लोकतंत्र में पैगंबर मोहम्मद का जिक्र आ जाए, जिस लोकतंत्र में जीसस का उदाहरण दिया जाए, जिस लोकतंत्र में थाली का सवाल ना हो, रोजगार का सवाल ना हो, उस लोकतंत्र को हम क्या कहेंगे? हम सरकार क्यों चुनते हैं? अपने सरोकार के लिए, अपनी थाली के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपनी दवाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए। सरकारें किसी और वजह से नहीं चुनी जाती। लेकिन दुख के साथ कहूं कि विमर्श इतना अश्लील, अशोभनीय सा हो गया, फलाना स्कैम, चिलाना स्कैम, वो सारे वीडियो कहाँ गुम हो गए? हमें बड़ी इच्छा है, या वो जो लोग कहते हैं कि इतनी पावरफुल वॉशिंग मशीन है दीनदयाल उपाध्याय वाले ऑफिस में, इनके इधर से डाला उधर से स्वच्छ गंगा जली निर्मित व्यक्ति नहीं। और विकास और करप्शन की बात कर रहे हैं, और कमाल की बात कर रहे हैं। और क्या, परिवार की फेहरिस्त अगर लेके बैठ जाएं खुद बीजेपी के लोग, कितने हैं, कितने परिवारों का भरण पोषण हो रहा, बेटे के बाद दूसरा बेटा, भाई। अरे मुद्दों पर बात कीजिए। और एक बात और मैं कह दूं, कई दफा इस तरह की चीजें हुई, जनता ने जिसको चुन लिया उस पर इस तरह के आरोप आप नहीं लगा सकते। रही बात भ्रष्टाचार वगैरह की, तो जो कहते हैं ना, आपके कबर्ड में बहुत स्केलेटन है, निकलेंगे धीरे धीरे। वहीं कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने बीजेपी पर हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस मुक्त की बात करती है, और अगर सच्चाई जाने तो किस तरह का कांग्रेस मुक्त आप कैसे कर सकते हो और कैसे किया है। अगर आपने धोखाधड़ी से जबरदस्ती मध्य प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, आप पुडुचेरी ले लीजिए, पूना ले लीजिए, अगर आपने जबरदस्ती सत्ता बिना बहुमत के नहीं हथियाए होती तो कहाँ थी आपकी सरकार? आपने तो आधे स्टेट में धोखे से सरकार बनाई है। तो निश्चित तौर से उनका डर है भाजपा का, जो राहुल गांधी जी ने उनको शीशा दिखाने की कोशिश की कि सही मायने में आपको कांग्रेस चिंता गरीबों की लॉकडाउन से और बार बार दुकानें हो, कर्फ्यू लगने से गरीब कोविड के कारण नहीं मर रहा है, गरीब लॉकडाउन के कारण, उनके काम की बंदी के कारण मर रहा है। जो डेली बेस के लेबर है, जो पलायन कर करके आते हैं, और ये खासकर इन प्रदेशों में, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, पूना हो, वहाँ पे जाके काम करते हैं। तो मुझे लगता है मोदी साहब को सिर्फ कोविड नहीं, लॉकडाउन के बाद और कोविड के डर से, फैले हुए भय से, जो गरीबों की लाखों करोड़ों की संख्या पे नौकरी
खबरें अभी और भी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य में मॉल, सिनेमाघर और मनोरंजन के साधन बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईपीएल को लेकर सिर्फ खेल को लेकर अनुमति दी गई है, वहां दर्शकों को जाने की परमिशन नहीं रहेगी। जो आईपीएल में हिस्सा लेने वाले लोग रहेंगे उन्हें एक ही जगह आइसोलेट रहना पड़ेगा। सिर्फ परमिशन खेल को दी गई है, श्रोताओं को, दिग्दर्शकों को वहां पे जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। और जो आईपीएल में हिस्सा लेने वाले लोग रहेंगे उन्हें एक ही जगह आइसोलेट रहना पड़ेगा। रिले के जरिए लोग खेल देख पाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं हो सकती। इस आधार पे ये परमिशन दी गई है। इसको लेकर कल महाराष्ट्र के कैबिनेट ने कुछ निर्णय लिए हैं। बहुत सारे कड़क नियम बनाए गए। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक रात्रि का कर्फ्यू लागू रहेगा। महाराष्ट्र में मॉल, सिनेमाघर, एंटरटेनमेंट के जो भी साधन है वो सारे बंद रहेंगे। एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें छोड़ के सारी दुकानें बंद रहेंगी और सभी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर बंदी रहेगी। धर्मस्थल भी बंद रहेंगे। सिर्फ वहाँ पे पुजारी, इमाम, बांगी ऐसे लोगों को जो रिचुअल्स है वो पूरा करने की इजाज़त रहेगी। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल को भी यूपी बना देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि योगी अपने कार्य में नाकाम रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कि वो बंगाल के अंदर जो बोलेंगे देश के लोग यकीन कर लेंगे। कितने बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने किडनैपिंग हो रहे हैं, कानूनी व्यवस्था नाम की नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। बीजेपी की सरकार बंगाल में आएगी तो मैं भी मानता हूं कि आप बंगाल को उत्तर प्रदेश बना देंगे। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पे कानूनी व्यवस्था इंतहाई खराब है, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में सरकार द्वारा लगाए गए वीकेंड लॉकडाउन का स्वागत करते हुए कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने प्रोडक्टिव चीजों का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन लगाया, ठीक उसी तरह से मुंबई में एक बड़े तबके का प्रोडक्टिव व्यवसाय होटल है, जिसे सरकार ने रात 8 बजे के बाद बंद रखने का आदेश दिया है। ये बिल्कुल गलत है, उनके साथ अन्याय है, क्योंकि पिछले 9 महीनों से होटल व्यवसाय बिल्कुल खत्म हो गया था। अब जब धीरे धीरे होटल व्यवसाय ठीक हो रहा है तो उनको ऐसे समय पर बंद करने का आदेश दिया गया है। बिल्कुल एक विषय है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन की वजह से लोगों का धंधा तबाह हो चुका है। चाहे वो अलग अलग टैक्स के देनदारी हो या बिलों की देनदारी है, बिजली बिल हो, पानी बिल हो, या फिर आपका असेसमेंट टैक्स वगैरह हो या जीएसटी हो, इस वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो आप एक बार अगर इतना। वहीं पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ये एफआईआर यति नरसिम्हानंद सरस्वती का गला काटने की बात पर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने आप विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A 506 के तहत मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आप विधायक अमानतुल्लाह खां द्वारा एक वीडियो और उस पर लिखे गए संदेश को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की गई। इसके पहले गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में एक नाबालिग मुस्लिम लड़के के पानी पीने पर पिटाई के मामले से सुर्खियों में आए महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर मुंबई में ईश निंदा का केस दर्ज किया गया। ये केस पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नरसिम्हानंद सरस्वती के एक विवादित बयान को लेकर दर्ज करवाया गया।
इस मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस से आग्रह करते हुए कहा था कि नरसिम्हानंद जैसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजें। हम हर धर्म और उनके गुरुओं का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी किसी धर्म की भावना को आहत ना करे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पारित कराने के दौरान विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ की गई मारपीट और बदसलूकी को नेता प्रतिपक्ष भूलने को तैयार है। विधायकों के अपमान से नाराज तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को साक्ष्यों के साथ पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की। तेजस्वी की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया कि नीतीश सरकार द्वारा राज्य की जनता पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 थोपने के दौरान विपक्ष के विधायकों के साथ जो व्यवहार किया गया उसे सामान्य लोकतांत्रिक घटना नहीं माना जा सकता। इसी के साथ पत्र में लिखा गया कि 23 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर घटी घटना ने बिहार विधानसभा की मर्यादा को तार-तार कर दिया। सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को छोड़ सभी सदस्यों को मुख्यमंत्री के इशारे पर पीटा गया, जिसमें कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कई विधायक पीएमसीएच सहित अन्य निजी अस्पताल में इलाजरत है। दिल्ली में राष्ट्रीय मीडिया केंद्र के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब केंद्र के बाहर एक संदिग्ध सामान देखा गया। आनन फानन में इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच गई। संदिग्ध सामान को देखा जा रहा है। यह टीम आसपास की हर चीज की बारीकी से जांच कर रही है। इस समय मीडिया केंद्र में हड़कंप मचा हुआ है। सभी संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मीडिया केंद्र भारत की राजधानी नई दिल्ली की रायसीना रोड पर स्थित एक मीडिया केंद्र है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने 24 अगस्त 2013 को किया। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक मीडिया केंद्र को वाशिंगटन और टोक्यो जैसी विश्व के कुछ विकसित देशों की राजधानियों में स्थित मीडिया केंद्र की तर्ज पर तैयार किया गया। परियोजना का उद्देश्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को लेकर सूचना का प्रसार और सुधार करना है। यह मीडिया केंद्र सूचना प्रसार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है। इस केंद्र में पत्रकारों के लिए इंटरनेट की सुविधा है, तो साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों के लिए समाचार बाहर भेजने की सुविधा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को एक जमीन घोटाले से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को होल्ड पर डाल दिया है। दरअसल यह मामला 10 साल पुराना है, जिसमें बीएस येदियुरप्पा पर आरोप है कि उन्होंने 24 एकड़ सरकारी जमीन अवैध तौर पर प्राइवेट संस्थानों को आवंटित की थी। इसके पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक विशेष अदालत से आरोपों पर ध्यान देने और लोकायुक्त की तरफ से 2012 में दायर चार्जशीट के आधार पर आगे बढ़ने के लिए कहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अब होल्ड पर रख दिया है। खबरें अभी और भी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में कोविड-19 के नए केस ने पिछले साल के सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कोविड-19 के 1,03,844 नए मामले सामने आए हैं। इस कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कोरोना को लेकर चिंता जताई, तो दूसरी तरफ वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं।
देखिए, महाराष्ट्र में विशेष तौर पे जो संख्या दर और संक्रमण दर हम लोगों के सामने आ रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। और कर्नाटक हो, पंजाब हो, हम सब आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में हम सबको और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस पूरे के पूरे सिचुएशन को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और शुरुआत के दिनों से ही लगभग 1 साल से ऊपर का समय हो गया है जब से ये कोरोना का कालांश शुरू हुआ था। और पॉलिसी मेजर्स से, जनता में संवेदनशीलता लाने से, अवेयरनेस कैंपेन करने से और वैक्सीनेशन के भी आने के बाद लोगों में एक सकारात्मकता आई है। और 1 अप्रैल से, जैसा हम सब जानते हैं कि 45 वर्ष के ऊपर के सभी देश के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन को भी खोल दिया गया है। तो इतना अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको लगता है कि वैक्सीनेशन के दूसरे डोज लगने के बाद और महीने में वैक्सीनेशन की दर और तेजी से बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जो कोरोना का दूसरा वेव अभी हम लोग जिसको विटनेस कर रहे हैं उसका संक्रमण अधिक है लेकिन लीथल कम है, मरने वालों की संख्या कम है। तो एक प्रकार से इसमें आप ये देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन आने के बाद इन दरों में भी कमी निश्चित रूप से आएगी। देखिए, अभी सरकार को थोड़ा नवाचार की आवश्यकता तो है ही। और लॉकडाउन से जिस प्रकार एक जो मास कम्युनिटी ट्रांसफ़र होता था वो कम्युनिटी ट्रांसफ़र रुकता है, इसका तो साइंटिफिक एविडेंस हम लोग के सामने है। तो अगर लॉकडाउन के माध्यम से संक्रमण को रोकने का प्रयास किया जा रहा है तो ये ठीक है, लेकिन लॉकडाउन भी क्या बहुत लंबे समय तक लगाना ये अर्थव्यवस्था के लिए और सरकार में जो निर्णायक स्थानों पर बैठे हैं ये उचित है कि नहीं, ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से हम लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और सावधान रहने के साथ साथ सकारात्मक भी रहना चाहिए इस दृष्टिकोण से कि वैक्सीनेशन आने के बाद इन संक्रमण में निश्चित तौर से। राजस्थान में भी कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। कोरोना 6 महीने पुरानी स्थिति पर आ चुका है। तेजी से बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने चिंता जताई। शर्मा ने प्रेस सम्मेलन में कहा कि लोग मास्क लगाने में लापरवाही बरत रहे हैं, इस वजह से कोविड-19 संक्रमण की स्थिति भयावह हो गई है। उन्होंने कहा कि मास्क टीके से भी ज्यादा कारगर है, इसीलिए सभी को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करनी चाहिए। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि राज्य वर्तमान में हर दिन 70,000 जांच को तैयार है। जल्द ही हम 1 लाख की क्षमता विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं रहेगा। अगर हर व्यक्ति गाइडलाइन की पालना करे तो कोविड-19 पर काबू पाया जा सकता है। वो 1729 हो गए। 10 से ज़्यादा जिले, 50 से ज़्यादा जहाँ संक्रमित हैं लोग। मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में कहीं कम और कहीं ज़्यादा ये पॉजिटिव केसेस की संख्या सामने आई है। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को 70% RT-PCR टेस्ट करने हैं। आप जानते हैं राजस्थान तो पहले से ही 100% RT-PCR टेस्ट कर रहा है। अभी हमारी कैपेसिटी 70,000 टेस्ट पर डे की है। आने वाले दिनों में हम इसको बढ़ा के 1 लाख करेंगे। इसके लिए काम शुरू हो गया है और जो इक्विपमेंट है वो मंगाने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। एक SOP कल जारी की गई है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले भी कि लॉकडाउन हम नहीं लगाना चाहते हैं। लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अब लॉकडाउन भी नहीं लगाएं और सख्ती भी नहीं करें तो ये बढ़ते हुए केसेस को कैसे नियंत्रित करें। इसके लिए कल जो SOP जारी हुई, जो आज समाचार पत्रों में भी पूरी आई है, उस SOP के माध्यम से राजस्थान में हम इस संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। जो बाहर से आने वाले यात्री हैं इंटरस्टेट, चाहे वो स्वयं के वाहन से आ रहे हों, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से आ रहे हों, चाहे इंटरस्टेट बस के माध्यम से आ रहे हों, चाहे वायुयान से आ रहे हों, सब लोगों को 72 घंटे की लेटेस्ट RT-PCR रिपोर्ट
अपने साथ लाना अनिवार्य किया गया है, और जो नहीं लाएंगे उनको 14 दिन क्वारंटीन होम आइसोलेशन में रखेंगे। अगर वो होम आइसोलेशन में जो प्रोटोकॉल हमने तय किया है उसकी अनुपालना नहीं करेंगे तो फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। जिस ढंग से जिलों पर और उपखंड स्तर पर टीमों का गठन किया गया है, वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है। राजस्थान ने 70 लाख वैक्सीन लगाई है अब तक कंट्री में। पहले 2 राज्यों में हम हैं, 2-3 राज्यों में। आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को, जिनकी संख्या 2 करोड़ 9 लाख है, हम वैक्सीनेट करें। और ये कम समय में करने के लिए 7 लाख डोज पर डे अगर राजस्थान में वैक्सीनेट हम कर पाते हैं तो हम समझते हैं कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। फिर भी वैक्सीन के बाद भी विशेषज्ञ चिकित्सकों का मत है दूसरी डोज भी किसी के लग जाए तो भी कोरोना हो सकता है, लेकिन वो माइल्ड होगा। मास्क वैक्सीन से ज़्यादा कारगर है। आप मास्क लगा के रहें। जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भी प्रयास शुरू किए हैं। फाइन भी लगाना पड़ेगा तो फाइन भी लगाया जाएगा। लोग मास्क लगा नहीं रहे, ये मान रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद कोविड का खतरा खत्म हो गया है, लेकिन ये खतरा पहले से ज़्यादा भयावह स्थिति में सामने आ रहा है। पूरी दुनिया में जो तस्वीर आई है वो इस संक्रमण की खतरनाक तस्वीर आई है, पूरे कंट्री में भी। इसलिए प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि जो SOP राजस्थान सरकार ने जारी की है उसकी अनुपालना करें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बना के रखें और समूह में एकत्रित नहीं हो। बाकी देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की इस दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते कहर को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने नए और सख्त नियम लागू करने के आदेश दिए हुए हैं। कोरोना के आगे बेबस महाराष्ट्र एक बार फिर लॉकडाउन की राह पर लौट चुका है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में रिकॉर्ड 57,074 मामले दर्ज किए गए, जबकि 222 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 11,163 नए केस सामने आए और 25 लोगों की जान चली गई। विंटर कैपिटल नागपुर में 4,110 नए केस सामने आए और 62 लोगों की मौत हुई। इन आंकड़ों के लिए ईंधन का काम लोगों की लापरवाही ने किया है। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए सभी दलों ने सरकार के फैसले का समर्थन किया। हाँ, कॉस्टली होगा। लोगों को मन में जो भय हो चुका है, इतनी लगातार संख्या जो बढ़ती जा रही है। हाँ, लॉकडाउन लगेगा तो कम से कम लोग अपने घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, उनके लोग कोरोना कम से कम कंट्रोल में आ जाएगा। कितने लोग आज कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, इसके डर से लोग यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ नहीं। कम से कम वो संख्या तो कम होंगी, लोगों के मन से एक भय तो कम होगा। आज दवाखानों में इतनी गर्दी है, मेडिकल में बेड जारी नहीं है। ओकार्ड जैसे हॉस्पिटल में लोग इतने पैसे पेड नहीं कर पा रहे। उनकी जो सिचुएशन जो आज है, कितने आज मेरे खुद के जो जीजा जी है वो ओकार्ड हॉस्पिटल में, लेकिन इतनी कंडीशन के वो पैसे पेड नहीं कर पा रहे। ऐसे आज सिचुएशन है। क्या है, इतने घर के हालात पूरे खराब होते जा रहे हैं पैसे की वजह से। इतने ऐसे कई लोग हैं जो उनके बॉडी कोरोना के बाद मर जाने के बाद बॉडी पैसे के लिए दे नहीं रहे वो लोग। ऐसी आज सिचुएशन होती जा रही है। घर के लोगों की क्या हालत है, क्या नहीं, सब उनको पता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक शैली स्कूल में एक जैविक प्रयोगशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जैविक खेती और A2 दूध के बारे में बताया गया, तो साथ ही गाय के महत्व पर चर्चा की गई। रुद्र डेयरी हल्द्वानी के मालिक और A2 दूध के एक्सपर्ट उप्रेती ने A2 दूध के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दूध हमेशा देसी गाय का पिए और देसी गाय को जिस प्रकार का चारा खिलाएंगे ठीक उसी प्रकार के विटामिन युक्त आपको A2 दूध देसी गाय से मिलेगा। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में गाय की महिमा विशेष बताई गई है और गाय का दूध एक संपूर्ण दूध बताया गया है।
यूपी के इटावा के थाना भरदना क्षेत्र जय पैलेस मिडिल स्कूल के पास दबंगई का मामला सामने आया। दरअसल दो सगी बहनें रात करीब 8 बजे अपने घर का सामान लेने के लिए निकली, तभी वहां खड़े मोहल्ले के पास के रहने वाले दबंग मनचले युवतियों को अकेला देखकर उनके ऊपर टिप्पणी करने लगे। इस पर युवतियों ने अपने भाई को फोन करते हुए शिकायत की, जिस पर पीड़ितों के छोटे भाई ने इसका विरोध किया तो उन दबंगों ने युवतियों के भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी और युवतियों को भी हॉकी से पीटा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 दबंगों को गिरफ्तार कर लिया। तो हम लोग मिठाई लेने जा रहे थे तो वो लोग कमेंट पास कर रहे थे बहुत गंदे गंदे, तो हमने अपने भाई को फ़ोन करके बुलाया तो फिर उन लोगों ने भाई को भी मारा और हम लोगों को भी मारा हॉकी से और रॉड से। कितने लोग थे वो? 4। या फिर पुलिस के पास आप गई थी? पुलिस के पास गए थे। क्या हुआ? उन्होंने कंप्लेंट हम लोगों ने लिखा दी। उन लोगों ने मेडिकल मांगा था तो उन्होंने एक मेडिकल वहीं हुआ था, एक के लिए रेफ़र किया था इटावा के लिए। परसों शाम को भरतना थाने में अनवरगंज एक मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे एक ही मोहल्ले के 2 परिवारों के बीच बच्चों में मारपीट हो गई थी। आज एक वीडियो वायरल हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि उस पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँच गई थी उस सूचना पे, तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था, तथा जो चोटें आई थी उसके आधार पर जो वहाँ इंस्पेक्टर को जो तथ्य संज्ञान में आए थे उनके आधार पर कार्रवाई कर दी गई थी। पुनः परिवार से संपर्क किया गया है। अभी तक परिवार के द्वारा कोई अन्य चीज़ उसमें नहीं बताई गई है। अगर कोई अन्य तथ्य भी संज्ञान में आते हैं तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी कुख्यात शराब माफिया रमेश प्रधान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। आपको बता दें, रमेश प्रधान करीब 2 दशक से पुलिस की नाक के नीचे शराब की तस्करी कर रहा था। कुख्यात शराब माफिया पर करीब 31 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन इस बार मुठभेड़ के बाद रमेश प्रधान को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। मेरठ में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का कुख्यात शराब माफिया रमेश प्रधान, जिस पर 28 मुकदमे दर्ज हैं और एक मुकदमे में इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित है, आज अपने वैगनार गाड़ी से आ रहा था। जरिए मुखबिर ये सूचना मिली कि इसके पास कुछ अवैध शराब भी है। इस पर इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी की टीम ने इसे रोकने की कोशिश की। इसने बैरियर को धक्का देकर गिराया अपनी गाड़ी से और भागा। इस पर पुलिस टीम ने इसका पीछा किया। इस दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी है। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से 6 पेटी शराब, एक वैगनार गाड़ी। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग करनाल तरावड़ी के पास पंजाबी जूतियों से भरे एक वाहन में अचानक आग लग गई। पूरी गाड़ी पूरी तरह से जल गई और गाड़ी में रखी जूतियां जलकर राख हो गई। वाहन सवार धीरज ने बताया कि पटियाला से पंजाबी जूतियां लेकर सोनीपत की तरफ जा रहा था, लेकिन नीलोखेड़ी के पास उसके वाहन की ब्रेक अचानक से फेल हो गई। अभिषेक ने वाहन को तरावड़ी के पास धीमा किया तो धुआं निकलते देखा। जैसे ही उसके नीचे उतरकर देखा तो वाहन के अगले हिस्से में आग लग चुकी थी। उसने तुरंत गाड़ी में बैठे अपने साथियों को नीचे उतारा, तभी वाहन ने बड़ी तेजी के साथ आग पकड़ ली। देखते ही देखते वाहन पूरी तरह से जल गया और आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। उधर मुरादाबाद जनपद में होली के जश्न में तमंचा लहराते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हुआ। वायरल यूपी के मुरादाबाद का यह बताया जा रहा है। पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस ने वीडियो में तमंचा लहराने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, होली के दिन कुछ साथियों के साथ युवक वीडियो में ये लहराता हुआ नजर आया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना कटघर क्षेत्र में एक व्यक्ति का तमंचा लगाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो बताया जा रहा है कि होली के दिन का। पटियाला के पंजाबी यूनिवर्सिटी के नए एकेडमिक डीन पुष्पेंद्र सिंह गिल ने आज अपना चार्ज संभाला। वहीं कर्मचारियों ने डीन का फूलों और गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के एकेडमी डीन पुष्पेंद्र गिल ने कहा कि आप सबके साथ हम और बेहतर काम कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी में जो दिक्कतें, जो परेशानियां आ रही है, उनका समाधान निकाला जाएगा।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਏ, ਰਲੀਏ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।